अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ये लाइव वेबिनार होस्ट कर रहे हैं T2F प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आपको मालूम है 3 दिसंबर इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। दुनिया भर में अब दिन मनाया जाता है अफराद बहम माजूरी का। तो आज की हमारी कॉन्वर्सेशन जो है हम बात करेंगे डिसेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के बारे में। हमारे पास पैनल में अफ़राद मौजूद हैं काफ़ी जो कि तजुर्बा रखते हैं काफ़ी सालों का इस इन चीज़ पे काम करने का। फॉर द ईज़ ऑफ आवर ऑडियंस हू आर डेफ हमने अरेंज किया है साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर सो दैट आवर ऑडियंस हू हैव अ हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी दे कैन आल्सो अंडरस्टैंड ईज़िली। सो बिफोर आई फॉर्मली बिगिन मैं चाहूँगा कि हम इंट्रोडक्शन करें आज हमारे पैनलिस्ट का। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड द सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट टुडे मोहम्मद अकरम साहब। Akram Saab is the founder and president of Danish Kada, founded in 2006 to empower persons with disabilities. He himself is an IT expert by profession and a disability leader by heart. Having profound deafness, he can speak but cannot listen. He carries over 20 years of experience in national and international disability awareness movement. Thank you so much, Akram Saab. You agreed to be a part of this panel. Uh, Ashir Wilson is our next panelist. Ashir Wilson is an aspiring youth leader with expertise on youth skill development, multi-sectoral collaboration, and policy coordination. He spent the last 3 years leading grassroots initiatives on the same front. As project director, National Model OIC, a project run in partnership with OIC's official youth platform, and as liaison coordinator for IAPSS Asia. इनकी जो प्राइमरी स्किल्स हैं उसमें ड्राइंग पार्टनरशिप्स स्पेशली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स टू ड्राइव सोशल प्रोजेक्ट्स। बहुत आर्डेंट एडवोकेट हैं वो इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी के, और अभी ही इज आल्सो वर्किंग एज अ पार्लियामेंट्री इंटर्न इन द सिंध असेंबली। सो थैंक यू आशिर फॉर जॉइनिंग अस and be agreeing to be a part of this. Next panelist we have is Uzair Ibrahim. Uzair currently is a master's candidate in South Asian Studies at SOAS University of London on a scholarship from the Institute of Smiley Studies. उन्होंने अपना बीएससी ऑनर्स इन सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में किया था हबीब यूनिवर्सिटी कराची से। उन्हें इंटरेस्ट है इस्लाम इन साउथ एशिया पढ़ने में, ख़ास तौर पर शिया इस्लाम इन साउथ एशिया, और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो डॉन में मुतवातिर वक्तों में छप चुकी हैं। उज़ैर इब्राहिम इज़ अ व्हील चेयर यूज़र, और इनके जो पर्सनल एंड लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें काफ़ी मदद करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को ड्राइव करने में। Our next panelist, Fatma Jamil Khan. Fatma Jamil Khan is a Fulbright scholar. इनका मास्टर्स है in international education from Vanderbilt University, USA. She has been associated with the field of education and project management for over 6 years. पिछले 2 साल से she has been associated with Now PDP, which is a disability inclusion initiative. At Now PDP, she also heads the Inclusion Academy, which is the first of its kind inclusive school for children with disabilities. And from what I know, this school is also working and being initiated in Sajawal, which happens to be the only district in the province of Sindh which does not have a special school. हमारी इंटरप्रेटर हैं अजीमा धान जी। अजीमा धान जी को आप बहुत से लोग जानते भी होंगे। शी इज़ द सीईओ एंड co-founder of Connect Here. Azima Dhanji is raised by deaf parents and Pakistan Sign Language is her mother tongue. ग्रोइंग अप उनको काफ़ी बैरियर फेस आते थे इन कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से, बट उन्होंने इसको ओवरकम किया एंड नाउ शी इज़ heading a platform and organization which is teaching sign language and providing interpretation services all around. सो तारुफ किया है मैंने हमारे सभी पैनलिस्ट का। मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छा पैनल हमारे पास मौजूद है आज। आपसे सवाल होंगे, उसके जवाब होंगे, एंड आई वांट कि जो ऑडियंस है वो भी इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी को रिकग्नाइज करे, उसे सेलिब्रेट करे, और डिसेबिलिटी के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जाए। शुरू करते हैं। आप जो लिसनर्स हमारे हैं, अगर आप चाहते हैं अपने सवाल पूछना, दिस सेशन इज प्री रिकॉर्डेड, बट आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं and one of the T2F representative will get back to you.
सो शुरुआत करते हैं इस गुफ्तगू की, इस सेशन की। मैं चाहूँगा कि मेरा पहला जो सवाल हो वो अकरम साहब की तरफ। तो अकरम साहब, आई वांट टू नो कि आप जो हैं, हम सबसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं यहाँ पे डिसेबिलिटी अवेयरनेस, डिसेबिलिटी एडवोकेसी के बारे में। तो आप मुझे बताएँगे कि गुज़िश्ता 15-20 सालों से जो आपकी कोशिशें चल रही हैं, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान बहैसियत मुल्क किस स्टेज पे आ गया है? कहाँ चल रहा है पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी इंक्लूजन? क्या आपको लग रहा है कि एक्टिविज़्म और एडवोकेसी एक बेहतर स्टेज पर आ गई है? जी अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अगर आप पूछ रहे हैं इस साल के बारे में, तो 2019 में जो है सारा काम जो है कोरोना की वजह से कम हुआ है। बस बहुत सी एक्टिविटीज थी, बहुत से प्लान थे, लेकिन कोरोना की वजह से उन पर अमल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल पूछते हैं कि क्या चेंज हुई है, तो चेंज जो है बहुत हुई है। लेकिन चेंज जो होती है ग्रेजुअली होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है। पहले जब मैंने शुरू किया था काम डिसेबिलिटी मूवमेंट में, तो कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो सोचते उसका रिजल्ट फौरन आना चाहिए। लेकिन अब जो है 20 साल बाद समझ में आई है कि जो कुछ चेंज आती है वो ग्रेजुअल या ऐसा होगी, फौरन कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, बाद का हमें महसूस भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि तब्दीली हुई है, तो बहुत तब्दीली हुई है। अगर मैं आज से 20 साल पहले देखूं और अभी देखूं, तो हम देख सकते हैं कि चेंज जो है डिसेबिलिटी के लिए बहुत बेहतर हो गई है। जो लॉ पास हुए हैं, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन कम से कम पास तो हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अवेयरनेस है वो भी काफी बेहतर है। आप अगर देखें साइन लैंग्वेज को देखते हैं, तो पहले जो है इतनी ज्यादा नहीं थी। क्या अभी भी हमारे पास इंटरप्रेटर बहुत कम है। क्या अभी जो है इसकी अवेयरनेस है लोगों के पास, और गवर्नमेंट भी जो है उस पर कोशिश कर रही है साइन लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सबसे बेहतर चीज जो हमारे सिंध में जो है वो डीपीडी है। ये जो डिपार्टमेंट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी बहुत सारे काम जो है वो पाइपलाइन में है, आप लोग को देख नहीं सके उसको, लेकिन जब वो बाहर आएंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, तो आपको पता लगेगा कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, जो सिंध में बिल पास हुआ था डिसेबिलिटी के लिए, तो उस पर जो है काम देखने में कुछ नजर नहीं आता है। जॉब का मसला है, दूसरी चीजें हैं, हम सोचते हैं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन काम जो है पेचीदा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जो सबको मिलकर काम करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का तरीका जो है वो मुख्तलिफ किस्म का है, तो उसके लिए जो है चीज जो है बहुत स्लो जा रही है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है और हिस्सा भी लिया है मैंने इसमें, तो काम जो है वो चल रहा है डिपार्टमेंट में, रूल्स बन गए हैं तकरीबन, वो एक्सेप्ट होंगे तो उसके बाद जो है काम चल पड़ेगा। थैंक यू सो मच अकरम साहब। अकरम साहब, मैं एक और इससे रिलेटेड सवाल आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपको क्या लगता है कि 2020 में जो डेफ कम्युनिटी है पाकिस्तान के, उसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? हमने देखा कि लास्ट ईयर डेफ लाइसेंसेस, जो ड्राइविंग लाइसेंसेस थे डेफ इंडिविजुअल्स को, वो फाइनली दे दिए गए। सो व्हाट डू यू थिंक इज द सबसे मोस्ट important challenge and most pertinent challenge that the deaf community is facing in Pakistan currently? तो यार जो है वो मस्त ये ड्राइविंग लाइसेंस को तो मसला हल हो गया, लेकिन अभी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी सॉल्व होनी है। जो बाकी जो ये मजीद काम करने की चीज है, उसमें ज्यादा परेशानी जो है डेफ के लिए वो जॉब की है। ठीक है, मसला ये है कि डेफ जो है फिजिकली फिट है, सब कुछ देखने में सही लगते हैं, लेकिन जब जॉब के लिए जाते हैं तो हमेशा फेल हो जाते हैं। क्योंकि एजुकेशन क्वालिटी जो है, लिटरेसी जो है, वो सबसे बड़ा मसला है। अगर जॉब पे जाते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं, तो उन्हें जो है उनका हिस्सा नहीं मिल पाता है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हमारी गवर्नमेंट से बात हुई है, तो हमने कहा कि जब आप पर्सन में डिसेबिलिटी को जॉब देते हैं, 5% कोटा है, इसको फुलफिल आप कैसे करते हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों, अभी आपने देखा शायद काफी जो है ब्लाइंड को जॉब मिली है, पिछले दिनों अखबार में भी आया था, तो सब ब्लाइंड है। ठीक है, तो बाकी जो है उनका मसला है, तो ये हमने बात की है कि आप जो इसको रेशियो के हिसाब से दें। ठीक है,
अगर 5% कोटा है तो इसमें 1% डेफ के लिए, 1% ब्लाइंड के लिए, 1% फिजिकली चैलेंज के लिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो इस तरह सबको जो है बराबर होना चाहिए। तो ये जो बात तो हो गई है, जब इसको रूल्स बन जाएंगे, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो फिर उम्मीद है कि ये भी हल हो जाएगा। दूसरा बड़ा मसला जो है कम्युनिकेशन का है, इंटरप्रेटिंग का है। पाकिस्तान में जो है हमारे गिने चुने इंटरप्रेटर है, क्वालिटी इंटरप्रेटर जो है बहुत कम है, उनकी ट्रेनिंग का मसला है। इंटरप्रेटर पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इस मसले की बात हो रही है गवर्नमेंट से और काम चल रहा है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, अगर जो हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए एक्सेसिबल कम्युनिकेशन होगी तो बहुत ज्यादा है, बेहतर हो जाएगा। इसी जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इसमें ये है कि आप टीवी देख ले, अखबार है, जो भी चीजें है, तो डेफ के लिए इसमें कोई रसाई नहीं है। डेफ के लिए मसला है, कोई जब भी जो है कोरोना का है तो टीवी में रोज मालूमात देते थे गवर्नमेंट। शुरू में जब कोरोना आया है, वजीर आला जो थे वो बताते हैं वो ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन डेफ को कुछ मालूम नहीं होता है। ठीक है, उसमें इंटरप्रेटिंग कोई नहीं है, कैप्शनिंग भी नहीं है। तो ये जो 3 चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन का मसला बहुत ज्यादा अहम है, उसमें जो है क्वालिटी नहीं है, लेकिन वो जो है एक लंबा मसला है, वो फौरी तौर पर हल नहीं हो सकता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा। थैंक यू अकरम साहब। आपके जवाब में आपने मैं आशिर की जानिब चलूँगा इस जवाब को कनेक्ट करके। आशिर, अकरम साहब ने काफ़ी मसाइल पर आपने रोशनी डाली है। अकरम साहब ने उन्हें बताया कि इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, एक्सेसिबल कम्युनिकेशन का इशू है, एजुकेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है। आशिर, आप पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छा समझते हो, आप सोशल स्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छा समझते हो, आईआर पॉलिटिकल साइंस का आपका बैकग्राउंड है। आपको क्या लग रहा है कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इंक्लूजन की गुंजाइश इस वक्त मौजूद है? और आप सिंध असेंबली में आपने काम शुरू किया है, इंटर्नशिप शुरू की है, तो आपको क्या लग रहा है कि उन स्ट्रक्चर में स्पेस बना पाएंगे आप एज अ पर्सन एंड आल्सो फॉर अदर इंडिविजुअल्स, अदर मेंबर्स ऑफ द डिसेबिलिटी कम्युनिटी? यस आशिष। Okay, so first of all, thank you so much for inviting me. And second thing is that I am very glad that you asked this question to me, because it's for the first time, I think, in any panel discussion that I somebody test me on this question, because it's my prime area. So I would like to say a few things. First, हमारे यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो उसको उसको एक स्टैंडर्ड नहीं दिया गया, उसका एक स्टैंडर्ड मतलब उसको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पे जज नहीं किया जाता। नॉर्मलाइजेशन इससे मेरी मुराद ये है कि या तो वो बहुत ही बहुत ज्यादा उसके साथ एम्पैथी सिंपैथी की जाती है, या तो उसको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल बना दिया जाता है, उसको कुछ कुछ ऐसी चीज। तो वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उससे होता क्या है कि उससे जब वो नॉर्मल नहीं होता तो उसके लिए सिस्टम नहीं डेवलप किया जाता, क्योंकि सिस्टम आपका जो है वो कैरिज्मा नहीं होता, वो इंस्पिरेशन नहीं होता, वो एक सिस्टम होता है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं बात करूंगा कि आपने कहा कि पॉलिटिकल साइंस या आईआर के बैकग्राउंड से यू कैन अंडरस्टैंड कि पॉलिसी पॉलिटिक्स में आपको ये बात शायद सुन के हैरानगी हो कि हमारे यहाँ पे पर्सन विद डिसेबल को पॉलिटिकल समझा ही नहीं जाता। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी कहता है कि वो पॉलिसी मेकिंग में जाके काम करे और पॉलिटिक्स में जाके काम करे, तो वो बोलेगा यार, लोग सवाल पूछते हैं कि व्हाई डोंट यू वर्क फॉर डिसेबिलिटीज। मेरा प्राइम एरिया नहीं है डिसेबिलिटीज, मैं डिसेबिलिटीज के ऊपर काम प्राइम एरिया नहीं है, क्योंकि मैं दूसरी चीजों पे काम करता हूँ, बीइंग एन इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट्स। बट तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई व्हाई डोंट यू वर्क ऑन द डिसेबिलिटीज योरसेल्फ। तो आई सेड कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसेबल हूं तो मैं डिसेबिलिटीज पे ही काम कर सकता हूँ, मेरा कोई राइट नहीं है किसी दूसरे सोशल इशू पे काम करने का। तो ये है कि जगह बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और इस पे मैं 2-3 चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि आई एम वर्किंग ऑन अ ब्लॉग, ऑन अ आर्टिकल व्हिच वुड बी पब्लिश्ड सून आई बिलीव, जिसमें आई एम सेइंग कि इलेक्टोरल कोटाज होने चाहिए, डिसेबिलिटीज कोटाज होने चाहिए लेजिस्लेशन में भी, क्योंकि यू हैव माइनॉरिटी कोटाज, यू हैव women quotas, but you don't have disabilities quotas, disability quotas in your legislation, in your either political parties or legislation bodies. जबकि क्योंकि उसी वजह से आई थिंक कहीं ना कहीं
पॉलिटिशियंस के लिए, लेजिस्लेशन के लिए डिसेबिलिटीज इश्यूज प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है, प्रायोरिटी नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कोटाज होना बहुत जरूरी है। इस पे बहुत सारे लोग का इत्तेफाक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें लगता है कोटाज नहीं होने चाहिए, कोटा से आप उनको जो है ना एक्सक्लूड कर रहे हैं। बट कोटाज इसलिए होना जरूरी है खालिद साहब क्योंकि आपके यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं कहता हूँ आप कोटाज ना लेकर आए, लेकिन फिर आप अपने एजुकेशन सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करें कि एक एजुकेशन, एक डिसेबल जो शख्स है, डिफरेंटली एबल शख्स है, वो उसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड वो हो कि वो मीट कर सके सोसाइटी को, वो उनके चीजों को मीट करे। मैं कहता हूँ कि अकरम साहब या इस तरह के जो लोग हैं जो अपने विल पावर से ऊपर आए हैं, वो उनको सोसाइटी ऊपर नहीं लाई, उनको अपना विल पावर ऊपर लाए। तो आई बिलीव पॉलिटिक्स में जगह है और आना चाहिए, डिसेबल कोटाज करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से कम तरक्की पजीर ममालिक जो है, लेस डेवलप कंट्रीज जिसमें युगांडा है, केन्या है, दे आर वर्किंग ऑन इलेक्टोरल कोटाज। युगांडा में 95 से इलेक्टोरल कोटा है, और अब वहां पे 95 में फर्स्ट टाइम इलेक्टोरल कोटा आया था। उसके बाद अब लोग डिसेबल जनरल इलेक्शंस पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको जगह बनानी है, जगह अभी है नहीं, लेकिन आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ पे एक्सेसिबल मटेरियल नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज हार्ड कॉपी आपके पॉलिटिकल सेटअप में, आपके लेजिस्लेशन बॉडी में। आपको पता है, मुझसे ये सवाल हुआ जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया, तो कि आप लेजिस्लेशन आप आप कैसे असिस्ट करेंगे एमपीए को, आपकी आप या तो सब चीजें हार्ड कॉपी में जबकि आप सॉफ्ट कॉपी में यूज करते हैं। तो मैंने कहा सर टुडे मतलब इन दिस एरा वी हैव स्कैनर्स एंड स्टफ व्हिच कैन स्कैन द कॉपीज एंड स्टफ। और दूसरी बात है कि यू नीड टू टर्न दिस इनटू सॉफ्ट कॉपी, बिकॉज आजकल फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा इंटरनेशनली क्या होता है। मैं कहा सर इंटरनेशनली वर्क कम्युनिकेशन इज इन सॉफ्ट कॉपी नॉट इन हार्ड कॉपी। सो आई थिंक जगह है, और अगर नहीं है तो आपको बनाना जरूरी है। विदाउट इंक्लूडिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज इनटू पॉलिटिक्स आप उनके इश्यूज को हाईलाइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अ डिटेल्ड एंड इंफॉर्मेटिव आंसर। इस आंसर को लेते हुए मैं चलूँगा उज़ैर के पास। उज़ैर, आशिर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया था कि मुझसे लोग कहते हैं कि आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आप डिसेबिलिटी तक महदूद क्यों नहीं रहते, आप डिसेबिलिटी को स्टडी नहीं करते। आपकी लाइफ इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस। यू डिस्पाइट आप व्हीलचेयर यूज़र हैं, बट यू आर स्टडीइंग मास्टर्स इन साउथ एशियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, ये वाले टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस हुआ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, कराची की हबीब यूनिवर्सिटी से। और जो मैं बताऊं, जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो यंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो ब्रिटिश काउंसिल और नाउ पीडीपी की भी एक रिपोर्ट आई थी कि द बिगेस्ट चैलेंज दे फेस इज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एंड एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज इसलिए है क्योंकि हायर एजुकेशन नहीं दी जाती। आशिर ने एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन की भी बात की। सो टेल मी, इन टर्म्स ऑफ योर सफ़र टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे, क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी इज स्टिल वन ऑफ द elite university in the mainstream city, in the biggest city of Karachi, in the biggest city of Pakistan. So what do you think are the challenges towards getting a higher education in Pakistan? सबसे पहले तो खालिद, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पैनल, इट इज एन ऑनर। देखिए, हायर एजुकेशन तो काफी बात की बात है। हायर एजुकेशन तक पहुंचने के लिए आपको पहले प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, और वो तक लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स विल पावर। अपना होगा, लेकिन खुसूसन मेरी अम्मा का विल पावर। उन्होंने, जब मैं छोटा था, उन्होंने ये समझ ठान ली थी कि मैं जाऊंगा स्कूल तो मैं कोट एंड कोट नॉर्मल बच्चों के साथ ही जाऊंगा, एबल बॉडी लोगों के साथ ही मैं स्कूल जाऊंगा। तो एज ए रिजल्ट मेरा कुछ 9 साल का था मैं तब मेरा एडमिशन हुआ है स्कूल में, बिकॉज नो स्कूल वाज रेडी टू एडमिट मी। वो ये कहते थे कि जी आप इनको स्पेशल स्कूल ले जाएं, और मेरी अम्मा ने समझते एक जिद कर रखी थी कि नहीं। तो फाइनली स्कूल जो है उन्होंने मुझे एडमिशन दिया। उसी स्कूल से मैं किंडरगार्टन से लेके मैट्रिक मैंने उसी स्कूल में किया।
लेकिन वो स्कूल भी एक्सेसिबल नहीं था। ठीक है, वो स्कूल भी एक्सेसिबल नहीं था, और कोई भी आई थिंक द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी रेज हुआ है वो ये कि कोई भी चाहे वो एबल बॉडीड हो या वो एबल बॉडीड ना हो, कोई भी इंसान जो है उसको कहीं भी पहुंचने के लिए इट टेक्स अ होल विलेज टू टू एजुकेट अ चाइल्ड। तो एक्सेसिबल ना होने के बावजूद मेरे क्लासमेट होते थे और स्कूल का दूसरा स्टाफ होता था, जो कि जाहिर सी बात है मैं भी छोटा था, तो इट वाज इजी टू पिक मी अप एंड टेक मी एनीवेयर। तो इस तरह मैट्रिक किया। इवन बोर्ड के पेपर्स, बोर्ड सेकेंडरी बोर्ड के पेपर्स तक वो जो सेंटर रखते थे, ठीक है, सेम बोर्ड से मैट्रिक किया है मैंने, वो एक्सेसिबल नहीं होते थे। वहां पे भी मेरे क्लासमेट्स मुझे गोद में उठाकर लेके जाते थे, ठीक है। और अब आप हम देखते रहते हैं ट्विटर पे, अब जिन जगहों ने एक्सेसिबल बनाना शुरू किया, बैंक्स फॉर एग्जांपल, वो रैंप बना देते हैं, लेकिन वो रैंप बनाए नाम है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। अ, तो एक तो पहले ये था, एंड द रीजन आई had to go to a private university and had to take up a loan, लोन लेकर जो है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना, जो कि हम सबको पता है कि सस्ती यूनिवर्सिटी तो नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि उस कैंपस पे मुझे एक्सेसिबिलिटी मिल रही थी। आई थिंक जो सबसे पहली चीज जो मुझे माइंड की थी मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ, वो एक्सेसिबिलिटी थी। बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि मुझे जो है वो ये इस्लाम फलसफा इन चीजों, ये चीजें पढ़ने का शौक था। अब मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं किसी महंगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाता, या तो मैं कराची यूनिवर्सिटी जाता। कराची यूनिवर्सिटी हमें से जितने एबल बॉडीड लोग वहाँ पे उनको मुश्किलात पेश आती हैं। मैं खुद जा चुका हूँ एक दो बार। अगर मैं वहाँ पे एक स्टूडेंट होता तो मेरे लिए फिजिकली जो है वो मैनेज करना मुश्किल हो जाता। दूसरा ये कि फिजिकल इंक्लूसिविटी करना फिर भी कदरे आसान है। आप लैम्प बना देंगे, आप रोड बना देंगे, to include people who are deaf or who cannot see, उसके लिए तो आपको एक स्ट्रक्चरल लेवल पे आपको चेंज चाहिए, and you have to train people, you have to train staff, you have to change the whole infrastructure to be able to make that happen. दूसरा मैं ये कहूंगा कि लोग इस पे बात नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स के नजरिए से, ठीक है, टू ब्रिंग अप अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, इट्स वो आसान बात नहीं होती। इट इज ये फाइनेंस इंटेंसिव प्रोसेस है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, फिजिकल लेबर, इमोशनल लेबर, हर किस्म का एक बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव प्रोसेस है ये। इसके लिए कोई सपोर्ट गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होता। कोई अगर आपके बच्चे को डिसेबिलिटी है, उनको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो the government will not help you. I've been to hospitals, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया हूँ, हॉस्पिटल के अंदर व्हीलचेयर नहीं होती, ठीक है। तो एक तो ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन तो कर देंगे, बट हाउ डू यू मेक दैट रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये मैंने लिखा भी है अपने आर्टिकल में। 2007 का कराची डेवलपमेंट प्लान था, 2007 में बना था। बहुत ही एक बड़ा प्लान था, जो कि इट वाज सपोज टू मैप आउट द ट्रेजेक्टरी ऑफ कराची until 2020। वो 250 पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उस 250 पेज के डॉक्यूमेंट में मैंने सर्च किया तो पीपल विद डिसेबिलिटीज का जिक्र एक बार भी नहीं आता, ठीक है। उसमें जिक्र इस तरह आता है कि हम एक अदर स्पेशल स्कूल जो है वो बना देंगे उनके लिए, इन जगहों पे, इन इलाकों में वी विल मेक a special school for people with special needs, but how will those people get to the school?
वो एक सवाल है। तो वो जो अभी आशी कह रही थी कि पॉलिटिक्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिक्स में होने के बगैर रिप्रेजेंटेशन मुमकिन नहीं है। Thank you so much, Uzair, for this आंसर। काफी अच्छा, काफी कुछ सीखा मैंने आपके साथ से। इंडियन एजुकेशन तो छोड़ें, आप प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन के बारे में सोचें। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस तरीके से वो इनएक्सेसिबल स्कूल में थे और कितनी मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ी। फातिमा, आप अभी नाउ पीटीटी में जो काम कर रही हैं, यू आर वर्किंग ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। सो आपका जो एक तो इंक्लूसिव एजुकेशन और एक वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ आपका जोर है, तो आपको क्या लगता है कि सिंस आप छोटे बच्चों के साथ एक उनको इंक्लूसिव फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, विच मीन्स के यू आर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग ऑन फ्यूचर एट दिस पॉइंट, ठीक है, knowing the challenges that Uzair faced, that Ashir faced, that Akram Saab faced. So what do you think कि हम किस रूट पर हैं अभी इंक्लूसिव एजुकेशन से एतबार से, एंड डू यू थिंक विल गेट देयर इजीली? आपके जहन में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आती श्योर। तो मैं थोड़ी सी आई थिंक रीइटरेट दो चार जो एग्जांपल्स यहाँ पर आई हैं, आई थिंक दीज आर वेरी रेलेवेंट टू द एग्जांपल्स दैट आर द किड्स दैट वी हैव एट आवर स्कूल दे फेस, राइट? जिसमें हमारे पास एक पर्सपेक्टिव आया ऑफ और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एंड द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट वी स्पोकन अबाउट, जैसे कि फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात हुई। सो द चैलेंज स्टिल रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ लाइक स्कूल्स, अगर हम ओवरऑल देखें या ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को अगर हम इस वक्त देखें। सो जैसे उजैर ने बात की कि एक बहुत आसान काम है एक रैम्प बनाना, मगर एंड जस्ट इनकॉर्पोरेटिंग चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज इन द स्कूल, but उनको कितनी struggle हुई just in those he was able to get into a school after 9 years. So just that understanding, इससे हमें पता लगता है कि कितना गैप है और कितना इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ रुझान नहीं है इस वक्त। हमारी जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये कमिटमेंट है कि 100% इनरोलमेंट हो जाएगी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज बाय 2025। एंड उसका एक और गोल ये है कि 50% जो हमारे स्कूल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन स्कूल्स हैं, वो हो जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल बाय 2025। हम अभी 2020 में खड़े हुए हैं इस वक्त, और इस वक्त जो हालात हैं स्कूल्स के इन जनरल, इवन अगर हम इस कोरोना के टाइम्स में भी देखें, वेयर अ लॉट ऑफ वेयर टेक्निकली एक्सेस या डिजिटल एजुकेशन की वजह से एक्सेस शायद आसान हो सकती थी, बट इवन राइट नाउ there's so much lag that's there, right? So अगर हम physical school की पहले बात करें, तो accessibility in terms of ramps infrastructure नहीं है, in terms of किताबें resources teachers training नहीं है, या अगर हम साइन लैंग्वेज या इस तरह की किसी भी और स्किल की बात करें, वो हमारे पास हमारी टीचर्स में इस वक्त हमें नज़र नहीं आती है। अगर आप लोग ये सोचें कि कितना आसान होगा टू इनकॉर्पोरेट पीपल विद डिसेबिलिटीज इन अ स्कूल, सो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से इस अकेडमी स्टार्ट हुई थी, वो उसी तरह हुई थी कि वी नोटिस द कपल ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग अराउंड। एक तो ये कि हमारे दिमाग में एग्जैक्टली यही बात आई थी कि कितना आसान है टू इनकॉर्पोरेट अ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी इन अ क्लासरूम, बिकॉज देर इज नो कोई कम्युनिकेशन में डिफरेंस नहीं आएगा, ऑल यू नीड टू डू इज मेक द फैसिलिटी एक्सेसिबल। दूसरी चीज जो हमने सोची वो ये सोची, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिमिलर फॉर people with visual disabilities, however obviously there needs to be like additional resources in terms of किताबें या तो डिजिटल होनी चाहिए या ब्रेल होनी चाहिए, and a trained teacher. And then also how simple and easy would it be to include a person with hearing and speech difficulty in the classroom just by having a sign language interpreter in the classroom? तो वही चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं वो एकदम से एक्सेसिबल हो जाएगी फॉर ऑल ऑफ दीज डिसेबिलिटीज। तो इसी चीज़ को मद्देनजर कर रखते हुए, एंड ऑब्वियसली आई विल नॉट डिसरिगार्ड द फैक्ट दैट यस देयर इज स्टिल नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स एज वेल,
जहाँ पे माइल्ड जहाँ पे सिवियर डिसेबिलिटी वाले जो भी अफराद हैं वो वहाँ पर शामिल किए जा सकते हैं थ्रू actual specialized learning. So that's also needed, and that's also a worldwide practice. We have inclusive education schools, but we also have special education schools. सो इसी को इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये अकेडमी जो है वो शुरू करी एंड इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस वक्त जो है एक और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की तरफ भी जो है वो काम कर रहे हैं वेयर पीपल विद डिसेबिलिटीज आर बीइंग एनरोल्ड इन दिस क्लासरूम्स. अब इस इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि बिकॉज वो एक इतना बड़ा गैप आ चुका है ऑलरेडी फॉर यंग अडल्ट्स. 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का फ़र्क आ चुका है इन दैट एजुकेशन लेवल जो अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोवाइड की जाती बिकॉज ऑफ आवर सिस्टमिक प्रॉब्लम्स. तो उसको किस तरह केटर किया जा सकता है? दैट इज़ थ्रू अपस्किलिंग, थ्रू प्रोवाइडिंग देम सम स्किल्स दैट विल बी an addition to their education that they have right now. So challenges बहुत हैं. अभी हम जहाँ खड़े हैं इसमें ये है कि बहुत काम की ज़रूरत है. लाइक अकरम साहब सेड कि ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है और एजुकेशन स्पेसिफिकली एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन A to Z हमारा काम चल रहा है. बहुत रुझान बढ़ा है, कम्युनिक बातें होना शुरू हुई हैं along this line, and I have heard also a lot of conversation in this area from multiple provincial and the federal government as well. But still हमारा जो मेन अगर एक स्पेसिफिक फोकस होना चाहिए आई थिंक वो इस पर होना चाहिए एट दिस पॉइंट कि हम किस तरीके से अपना जो एग्जिस्टिंग मटेरियल एंड चीज़ें हैं उनको एक्सेसिबल बना सकते हैं फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़. ये बहुत आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बार बार मिस आउट कर जाते हैं व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ लाइक प्लान्स एंड ह्यूज प्लान्स. थैंक यू सो मच फातिमा. मैं दोबारा अकरम साहब की तरफ बढ़ूँगा. अकरम साहब, बात की आपने, आशिर ने बात की कि सियासत कितनी इम्पोर्टेंट होती है. आप खुद एडवोकेसी करते आ रहे हैं, आप खुद एक्टिविज़्म करते आ रहे हैं, और एक मैं ऑडियंस को भी एक किस्सा बताऊँगा, आप सबके लिए भी बताऊँगा कि जब कोविड हुआ और सब हम लोग ऑनलाइन लर्निंग की तरफ चले गए, सो मैं बहुत से हमारे डेफ कोलीग्स थे उस वक़्त, हमने उनसे जब पूछा कि आपको ऑनलाइन लर्निंग में क्या मुश्किलात हुई? तो उन्होंने कहा हमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई, हम तो पहले ही से वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते थे, हम तो पहले से ही ज़ूम का इस्तेमाल करते थे, हमारी पहले ही महफ़िलें स्काइप पे हम सजाते थे, हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे बात करते थे क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन जो है वो साइन लैंग्वेज के थ्रू है. लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं था. हमें जॉब के लिए जाते थे तो वहाँ पे ये आता था कि भाई आपका तो कम्युनिकेशन बैरियर है, आप कैसे बात करेंगे. जबकि अब सब अफराद ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चैट्स के थ्रू बात कर रहे हैं. अकरम साहब, आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी जो है वो आसान हल होने के बावजूद इंक्लूजन की तरफ क्यों नहीं जा रही? और क्या आपको लगता है कि सियासत जो है, जैसे आशिर ने बताया कि पॉलिटिकल आपकी इन्वॉल्वमेंट डिसेबिलिटी कम्युनिटी की तरफ से जब होगी, जब प्रेशर बिल्डिंग होगी, तो क्या वो मसाइल हल हो जाएँगे? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की बात आपने की थी कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत आहिस्ते से होता है और हल बहुत आसान है. जैसे फातिमा ने बोला, उज़ैर ने बोला, फिज़िकल डिसेबिलिटी के लिए एक रैंप की ज़रूरत है, हियरिंग डिसेबिलिटी के लिए साइन लैंग्वेज की नॉलेज की ज़रूरत है. तो व्हाई डू यू थिंक वी हैवंट फाउंड अ सॉल्यूशन येट, एंड इज़ पॉलिटिक्स द आंसर टू इट? अकरम साहब. शायद मैं आपका सवाल सही तरह समझ पा रहा हूँ या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम खत्म क्यों नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम खत्म तो इस तरह नहीं होती है. ग्रेजुअली तौर पर प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी, लेकिन नया मसला आ जाता है, कोई भी चीज चेंज होती है उसके साथ नए बैरियर्स आ जाते हैं. अब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, टेक्नोलॉजी के साथ नए बैरियर्स आ रहे हैं, तो ये जो है काम कंटिन्यूस चलना चाहिए. ठीक है. तो अब जो कह रहे हैं कि एजुकेशन है, ठीक है, कोरोना की वजह से एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, ठीक है, तो उसके अपने मसाइल हैं. अब क्या सबके पास जो डिवाइसेस हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन है, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं तो ज्यादा बात करते हैं शहर की. ठीक है.
शहरों में ये चीज ज्यादा है, लेकिन बहुत से गरीब लोग हैं उनके पास डिवाइसेस नहीं है, और स्कूल में बहुत से बच्चे को डिवाइसेस नहीं, वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ जो भी नई चीजें आती है उसके साथ नए मसले आ जाते हैं। दूसरी चीज है, आप कहें कि एहतजाज करने के लिए गवर्नमेंट के पास जाने के लिए सबसे पहले तैयारी करनी जरूरी है। ठीक है, जब आपका जो मसला है उस पर आप बैकग्राउंड पे तैयारी की हुई है तो आप गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं। उससे आप देखें गवर्नमेंट को क्या मसला है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के कोई मसाइल हैं, ये एक डिपार्टमेंट का है, उससे दूसरे डिपार्टमेंट में मसला फंसा हुआ है, तो उसको देख समझना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर देखो, हमने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। ठीक, तो वो मसला जो है सॉल्व नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने फाइल बनाई है, उसमें सारी डिटेल दी है, जो दूसरे मुल्कों में हुआ है वहां से एग्जाम्पल ली है। ठीक है, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसके लिए है। इसके बाद हमने सबसे जाकर मीटिंग की है, पुलिस वालों से मीटिंग की है, होम डिपार्टमेंट से मीटिंग की है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेंट है, और दूसरे जो है उसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है लीडरशिप जो है, लीडरशिप जो है कंटिन्यूस होनी चाहिए। साथ में जो गवर्नमेंट के साथ जो है आप इस तरह से डायलॉग करें। ये एजिटेशन नहीं है, आप गवर्नमेंट जो है आपकी मुखालिफ नहीं है, ना हम गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं। हमारा मसला जो है सॉल्व करना मसले को। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि मसला सॉल्व हो, लेकिन बाद जो है रुकावटें आ जाती हैं। ठीक है, आपका मसाइल नहीं हो, अगर आप कहें कि आप सब बच्चों को तालीम देना चाह रहे हैं, ऑनलाइन तालीम देना चाह रहे हैं, तो क्या हमारे पास इतने मसाइल हैं कि यार सबको जो है हम लैपटॉप दे सकें। ऐसी चीजें होती हैं, वो समझना चाहिए। तो थोड़े थोड़े करके जो है वो मसला सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अभी जो है कासिम साहब जो है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लीडर हैं। ठीक है, तो वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई भी मसला हो वो डिस्कस करते हैं, लेकिन मसला जो है फौरी तौर पर हल नहीं हो सकता है। आप अगर कुछ करना चाह रहे हैं, जो आपका मसला है उसको छोटी बेस पे लें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि रैंप नहीं है। ठीक है, तो रैंप तो पूरा शहर बहुत बड़ा शहर है, इसमें जगह जगह नहीं है। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो छोटी जगह पे फोकस करें, पहले एक मिसाल बनाए। ठीक है, तो फिर आपको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अगर एजुकेशन करना है, एहतजाज करना है, तो उससे मसला सॉल्व नहीं होते हैं। अवेयरनेस तो थोड़ी सी हो जाएगी, लेकिन सॉल्व करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है, डिसेबिलिटी मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, डीपीओस हैं, सब मिलकर काम करेंगे तो मसला आसानी से हल हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, सब्र की जरूरत है इसके लिए। ठीक है, थैंक यू अकरम साहब। आशिर के जाने में आऊँगा। आशिर, मेरा आपका अगला जो सवाल है वो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जहाँ तक अपनी रिसर्च की है, जहाँ तक मैं समझाऊँ चीज़ को, बहुत सी कंपनीज कोटा होने के बावजूद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को हायर नहीं करती, क्योंकि उनका कहना होता है कि जो हमारे पास कैंडिडेट आ रहा है वो ऑन पार नहीं है हम अपनी एजुकेशन सिस्टम को देखने अंदर। तो आशिर, आपने एजुकेशन हासिल की है, हायर एजुकेशन हासिल की है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की है। तो आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को क्या चैलेंज आ रहे हैं, और आप इस आंसर को एक गाइडेंस के तौर पे भी बता सकते हैं, ताकि अगर हम आपके साथी और हमारे साथी जो जिनको विजुअल डिसेबिलिटी है या कोई और डिसेबिलिटी और वो सुन रहा है, तो वो आपके पाथ पे चल सके और यहाँ तक पहुँच सके जहाँ आप पहुँचे हैं। तो आशिर, क्या डिफिकल्टीज हैं एंड व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर, समझ लें कि एक 12-15 साल का पर्सन विद डिसेबिलिटी बच्चा है जो कि फातिमा की द इंक्लूजन एकेडमी से पास होके आगे आया है और अभी उसे आगे जाना है और हायर एजुकेशन हासिल करनी है, तो वो क्या करे आशिर? सबसे पहले तो कोटा है, और यू आर राइट ऑन दैट थिंग दैट कंपनीज में कोटाज हैं, लेकिन वहाँ पे वो जब जाता है तो ऑन पार नहीं समझते उसको, या ऐसा है कि समटाइम्स ऑन पार होते भी हैं लोग, फिर भी कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसका, लाइक अगर चले यहाँ पे एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो उसका उसका करोड़ों रुपया लगा हुआ है एक जगह पे, उसके वो बिजनेस एंटिटी है, उसने प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, तो इस वजह से वो समझते हैं इस चीज को। असल में इशू ये है खालिद साहब कि हम चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया चीज को, हमने कोटास को इंट्रोड्यूस कर दिया है, लेकिन हमने कोटास को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। सी, इंट्रोडक्शन और इनकॉर्पोरेशन में फर्क है। अगर हम इसी कोटा को इनकॉर्पोरेट करते हैं सोसाइटी में, तो जाके लोगों को ये बिलीव आएगा, ये बिलीफ सिस्टम आएगा कि हाँ जी, ये लोग काम कर सकते हैं हमारे साथ। लेट्स सपोज 5% कोटा। अब आपको ये मालूम है कि कोटास के बारे में कितने लोगों को जानकारी है?
आपने रिसर्च किया है इसके ऊपर, मतलब आप अगर ये कोटास के ऊपर सही जो कोटास की जो इंफॉर्मेशन है वो अभी भी बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है इस कोटास के साथ, ठीक है, अभी तक किसी को सही इंफॉर्मेशन मालूम ही नहीं है। तो कंपनीज के ऊपर जो है वो एक एक काइंड ऑफ कोटा इम्पोज कर दिया गया है, लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, उसका फॉलो अप सिस्टम नहीं है। और फॉलो अप सिस्टम, अगेन आई वुड से कि फॉलो अप सिस्टम लाने के लिए जरूरी है कि पॉलिसी मेकिंग हो इसके ऊपर। मैं अगेन शायद आपको लगता है रिडंडेंट लगे और बहुत सारी चीजें, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के बगैर कुछ नहीं कर सकते। सिविल अकरम साहब की बात ठीक है, मैं कहीं उससे पार्शली अग्री जरूर करता हूँ कि सिविल सोसाइटी और सारी लोग मिलके करें तो ये हो सकता है, बट सबसे पावरफुल मशीनरी स्टेट है। मैं फातिमा से जरूर इसका आंसर लेना चाहूंगा क्योंकि शी इज रनिंग एन गुड इनिशिएटिव और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन फातिमा से पूछना चाहूंगा कि फातिमा से ये सवाल पूछूंगा, मतलब मेरा सवाल जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा उनको, कि क्या उनको लगता है कि ये एक इंक्लूसिव सोसाइटी एकेडमी उन्होंने बनाई है, एक और बनाने जा रही हैं, आपको लगता है कि मतलब उनको ये लगता है कि क्या ये उनके बनाने से ये मसला हल हो जाएगा, क्या इसको पॉलिटिक्स तक या पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टेट सबसे पावरफुल मशीनरी है, स्टेट मशीनरी का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है। हम जरूर सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं सिविल सोसाइटी वाले लोग, लेकिन हम लोग उसको सस्टेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आज किसी इदारे के पास पैसे खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो उस इनिशिएटिव को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है, आज नहीं है उसके बाद आज अगर उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, आज उनमें अगर वो इख्तलाफात हो जाए, वो सिस्टम वो बंद हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होने के चांसेस है, अगर कम से कम अगले, तो मुझे लगता है कि कोटा सिस्टम के ऊपर फॉलो अप बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, कंपनीज को सेंसिटाइजेशन जिसको कहते हैं, फातिमा नोज बेटर क्योंकि वो नाउ पीडीपी के साथ मुंसलिक हैं, आपका भी एक बैकग्राउंड रहा है खालिद साहब, सेंसिटाइजेशन का प्रोसेस बहुत जरूरी है सोसाइटी के अंदर, अवेयरनेस, क्योंकि हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर मसला ये है कि हमारी जैसी सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस सबसे पहले लैक करती है, अभी भी बहुत जगह अवेयरनेस लैक करती है। आपके बहुत सारे लोग आपको जब फोन इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं, स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करता हुआ देखते हैं, उनके लिए बहुत नया तजुर्बा होता है। अगर कोई समझता है कि सोसाइटी में बहुत अवेयरनेस आ गई है, आई डोंट थिंक सो। और वो फोन इस्तेमाल करता हुआ मेस्मराइज इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि ये कुछ एग्जाम्पल है, सारे विजुअल इंपेयरमेंट नहीं कर सकते। मुझे जब कोई फोन इस्तेमाल करता देखता है एंड दे बिकम मेस्मराइज्ड, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मुझे देखकर मेस्मराइज इसलिए नहीं हो क्योंकि ये मैं करता हूँ और मेरे जैसे 10,000 लोग और करते हैं। तो जब सोसाइटी मेस्मराइज होना छोड़ देगी, अवेयरनेस उस पर आ जाएगी, तो आई थिंक ये चीज आगे जाएगी। और वो जो 12-13 साल वाले बच्चे की आपने बात की कि वो उससे आ रहा है, तो आई थिंक अगर वो जब सोसाइटी में जब सेंसिटाइजेशन होगी, अवेयरनेस होगी, कोटास का फॉलो अप थ्रू होगा, कंपनीज को ये चीज से बिलीव करवाया जाएगा, और ये बहुत छोटे छोटे प्रोसेस है। फातिमा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आई वुड लाइक टू सेकंड दैट, कि हमें छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है, वी ट्राइंग टू जंप ऑन द बैंड वैगन एक्चुअली, तो हमें छोटे छोटे प्रोसेसेस करके इसको हल करने की बहुत जरूरत है। लेकिन हाँ, अगेन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझा जाता है कि सिविल सोसाइटी सब कुछ कर लेगी, सिविल सोसाइटी तो कहीं भी आज अगर यूनाइटेड स्टेट्स में सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है तो वो स्टेट का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है तो वो स्टेट का सिक्योरिटी सिस्टम है, क्या बोलते हैं इंग्लैंड में अगर वो सिक्योरिटी सिस्टम है तो सब स्टेट का सिक्योरिटी सिस्टम है। आज तक मैं गारंटी से ये दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी सिविल सोसाइटी जो है किसी इनिशिएटिव को सस्टेनेबल नहीं बना सकी जब तक गवर्नमेंट का उस पर सपोर्ट नहीं है या गवर्नमेंट का उस पे जो है वो क्या बोलते हैं ओनरशिप नहीं है। तो आई थिंक ये इनको बेहतर करने की जरूरत है, इनका फॉलो अप करने की जरूरत है, बना के छोड़ देना उसका मकसद नहीं है। ठीक है, थैंक यू। मैं फातिमा से सवाल करना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्ट एक अच्छी कॉन्वर्सेशन का आगाज़ किया है आशा ने। फातिमा, ये सवाल अक्सर आया जाता है कि डेवलपमेंट सेक्टर का, एनजीओज़ का इंक्लूजन की तरफ जो रोल है, अगर स्टेट साथ ना दे तो वो क्या रह जाएगा? अकरम साहब ने बात की एडवोकेसी की, उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो हमारी है वो भी प्लान्ड होने की ज़रूरत है। तो फातिमा, आप बताएं कि आपके एक्सपीरियंस में, आप जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं, आपको क्या लगता है कि आपका और गवर्नमेंट का रिश्ता क्या है? सपोर्ट किस तरीके से हो रही है? एंड व्हाट्स द एंड गोल? इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एंड गोल क्या है? Um,
So thank you, Khalid and Ashir. I think बहुत अच्छी conversation हो रही थी and I was like constantly nodding my head because काफ़ी relatable चीज़ें थी. I think एक बहुत important point जो आशर ने highlight किया है, that is definitely collaboration with the government. And I think everybody at our organization at Now PDB, they completely agree with the fact कि इसका जो impact है वो एक long term होना चाहिए है. There should be collaborations with the government. Without that, sustainability जो है वो बहुत मुश्किल है. सो इसको मैं थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दूं ऑफ द स्कूल जो हम एक और रेप्लिकेट कर रहे हैं इन सजावल, जो आपने खालिद इंट्रोडक्शन में बताया था, दैट इज अ स्पेशल एजुकेशन दैट स्कूल दैट इज एक्चुअली अ कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंध. DPD जो डिपार्टमेंट अकरम साहब भी मेंशन करे थे, इनके साथ हमारा काम है इसमें, जो कि एक स्कूल है जो दैट इज इन द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. वहाँ पे हमने एक स्पेशल एजुकेशन स्कूल जो है वो इस वक्त आगाज़ किया, शुरुआत की है इसकी. और सो द रीज़न दैट दिस वाज अ कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट इज सो दैट सस्टेनेबिलिटी इंश्योर की जाए. दूसरी बात, अगर मैं इंक्लूसिव एजुकेशन की एग्जांपल दूं, so the thing is that we don't have a lot of set examples. So unless we see great examples that are being operated, जो कि नजर आए कि हाँ यार, क्योंकि अगर at this point, because people get mesmerized by looking at a person with visual disability using a phone for example. तो यू नो लाइक अगर उनको ये भी नहीं पता कि किस तरीके से जो है ये सारे सिस्टम्स काम कर सकते हैं, और जब तक ये फिजिकली नजर ना आए, बड़ा मुश्किल हो जाता है फॉर पीपल टू imagine a classroom with children with multiple disabilities and children without disabilities in a school or in a classroom together. So it's very important also to show कि जी overall ये model है, this is the model, this is how you do it, and then sort of, and that also gives ease to for the government to replicate that process, to incorporate that in their strategy so that it can be like sort of implemented overall in the country. So it's also very important कि उस किस्म के मॉडल्स भी हमारे पास हों टू सी कि किस तरीके से ये रेप्लिकेट किया जा सकता है. तो आई थिंक वन ऑफ द पर्पस ऑफ ऑल्सो इंक्लूजन एकेडमी इज कि इस तरह का कोई मॉडल नजर आए, क्योंकि अभी तक जो इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल नजर आते हैं वो जनरली इस तरह के होते हैं कि या तो कोई एक डिसेबिलिटी क्लासरूम के साथ अकोमोडेट हो रही होती है, एंड कुछ कम एग्जाम्पल इस तरह की तरीके से नजर आते हैं. I think I would also commend KDSP on the Inclusion Academy on the inclusive education side, because that's also one organization that's doing a lot of work in inclusive education and has created entire programs to incorporate people with Down syndrome in the. So again, yes, there's a lot of need for collaboration with the government, with private sector organizations, and everybody together can actually take this step forward. प्लस सॉरी खालिद साहब, मैं आई एम जस्ट जंपिंग इन, बट फातिमा ने एक पॉइंट रेज किया एंड वो पॉइंट को मैं रेज करके अगेन फातिमा की तरफ क्वेश्चन को आई जस्ट वांट टू यू नो कि वो जो बात की कि हम देखते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल बास दफा हो रहे होते हैं, इंक्लूसिवनेस की एग्जांपल्स हैं, बट खालिद साहब और फातिमा से मैं इसको है कि वो इंक्लूसिवनेस की सोसाइटी एग्जांपल्स हैं, वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स बहुत पावरफुल लोग हैं, जिनके पेरेंट्स सोसाइटी के अंदर उनका स्टेक होल्ड है, वो एलीट क्लास में से है. अभी एक रोड्स की स्कॉलरशिप हुई है और उसमें क्या बोलते हैं, एक पर्सन विद विजुअल इम्पेयर, और वो पाकिस्तान से हर कंट्री से एक स्टूडेंट हर ईयर सिलेक्ट होता है. तो उसमें से एक वो स्टूडेंट सिलेक्ट हुई एंड शी इज विजुअली इम्पेयर्ड. तो बट व्हेन आई लुक एट हर बैकग्राउंड, शी वाज फ्रॉम द लाहौर ग्रामर स्कूल, और उसके पेरेंट्स और मतलब उनका मतलब दे हैड यू नो फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, फ्रॉम अ फैमिली जिनके यहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं. IBM एक स्टूडेंट है जो अभी IBM में उनका एडमिशन हुआ है, ठीक है, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट. और वो भी एक मतलब जिस तरह की मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि वो लोग इंक्लूसिव हो रहे हैं जो जिनके फैमिलीज जो है वो उनके पास रिसोर्सेज हैं पहले से, बट उन लोग का क्या जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है. तो ये भी एक मसला है हमारे यहाँ पे कि अगर एग्जांपल्स हैं तो वो हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं. मैं आशर और आप और फातिमा इस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं टुवर्ड्स लेटर ऑन, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम लिमिटेड है तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ जाऊंगा. उज़ैर, आपसे शुरुआत करते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स की, कि आप एक तो मुझे बताएं कि आप यूके में अभी पढ़ रहे हैं, तो आपने एक डिफरेंट
सॉर्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी एक्सपीरियंस की है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका पाकिस्तान की एबल बॉडीड सोसाइटी के लिए क्या मैसेज है कि इस इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबिलिटी में हमारी एबल बॉडीड सोसाइटी, जैसा कि आशिर ने कहा, कि पिटी करती है, एम्पैथी को नहीं समझती है, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है? तो 1-2 मिनट में आप थोड़ा इसको बताएं मुझे। जी खालिद, थैंक यू। आपने बहुत सवाल पूछा। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस के बताने में। although I would like to add that I'm not a citizen, तो आप सिटीजन हो तो और भी ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है। बट एक छोटी सी बात ये कि पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो इंट्रोडक्शन हो रहा है। इस्लामाबाद में पहले से है, लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, लंदन में perhaps one of the world's best public transport system exists in London. वो भी पूरा एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन I as a person with as a wheelchair user I can apply for something called the freedom pass। ठीक है, वो मैं उसके लिए अप्लाई करता हूँ, वो मुझे मिल जाता है, तो मेरे लिए तमाम जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो मेरे लिए मुफ्त है। ठीक है, तो इस रिसोर्सेज की बात हुई थी, तो रिसोर्सेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जाहिर सी बात है, एक जो पाकिस्तान में जो बसेस चलती हैं जिसका किराया जो है वो कभी कम होता है, मैं तो वो नहीं ले सकता था। यानी कि मुझे कहीं भी जाना होता था तो मुझे करीम, उबर, जो कि एक मनी इंटेंसिव जराए हैं ट्रांसपोर्ट के, उनसे मुझे पैसा खर्च करना पड़ता था। उसके बनस्पत यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेरे लिए मुफ्त है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अच्छा भी है। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ के सिटीजन हैं तो आपका हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट इन सब चीजों में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये और जो साइड पाकिस्तान में साइड वॉक्स का कल्चर नहीं है। यहाँ पे जो फुटपाथ है या साइड वॉक्स हैं, उनमें से तमाम फुटपाथ पे एक जब क्रॉसिंग की बारी आती है तो एक रैंप नुमा एक कर्व बना होता है जिससे आप मैं अपनी व्हीलचेयर आसानी से लेके जा सकता हूँ। तो ये सब बातें हैं। दूसरा ये कि आपने कहा कि एबल बॉडी लोग के लिए जो मैसेज है, तो अभी जो मैक्सिमलाइजेशन और कोटा की बात हो रही थी, जब मैं मैट्रिक करके निकल रहा था, मैं सोचा था कि इंटर में मुझे प्री इंजीनियरिंग देना चाहिए या कुछ हो, तो मुझे किसी ने एडवाइस किया था कि तुम कॉमर्स लो। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं यार वो किसी उस टाइम पे किसी निजी बैंक में काम करते, तो उसने कहा कि बैंक्स में कोटा होता है, तो तुम बीकॉम कर लो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो जो कोटे की अवेयरनेस है हमारे यहाँ पे वो इसी हद तक लिमिटेड है कि कि हम एक आसान रास्ता ले लें, बीकॉम कर लें ताकि हमें एक जॉब मिल जाए। वो उसमें ये इम्प्लीकेशन ये होती है कि आपको एक एंट्री लेवल जॉब मिलेगी विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू क्लाइंबिंग द कंपनी ladder। ठीक है, और तो मेरा ये और मेस्मराइजेशन की क्या बात है। अब मेस्मराइज आप अगर सोचे हम क्यों करते हैं, ठीक है, फोन, आशीष साहब फोन यूज करते हैं, तो फोन यूज करना कोई बड़ी बात तो नहीं, सब करते हैं। ठीक है, अगर कोई एबल बॉडी बंदा जो है वो ये एक इतनी बेसिक सी चीज के आशीष साहब फोन यूज करें, या मैं जो है वो यूनिवर्सिटी जाके तालीम हासिल कर रहा हूँ, ऐसी चीज पे कोई बंदा अगर मेस्मराइज हो रहा है, तो सोचने की बात ये है, मेरा एबल बॉडी लोगों से ये होगा कि अगर अगर मेस्मराइज हो रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि वो एक मैं और आशीष एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमारे लिए करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो मेरा सवाल ये होगा कि वो नामुमकिन बनाया किसने? ठीक है, मुझे अगर लोग कहते हैं कि मैं उनके लिए दुआ करूं, तो आप मुझे बताएं कराची में कितनी मसाजिद हैं जो कि एक्सेसिबल हैं? ठीक है, तो मेरा ये ये मेरा मैसेज होगा कि देखिए, सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। डिसेबिलिटी इंक्लूजन जो है वो सबके लिए फायदेमंद है, ये सिर्फ पीपल विद डिसेबिलिटीज की बात नहीं है।
जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर, बहुत अच्छा मैसेज आपकी तरफ से था, बहुत थॉट प्रोवोकिंग था। कि आशिर आप अगर ज़ाहिर है नुमाइंदा तो एक शख्स को पूरी कम्युनिटी का नुमाइंदा बना देना एक सही बात भी नहीं होती, हर शख्स एक इंडिविजुअल है। लेकिन यहाँ पे आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटी को, तो आपका क्या पैगाम है उन लोगों के लिए जो कि जिनको डिसेबिलिटी नहीं है? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अ, मुझे बस यही उनको कहना है कि थोड़ा-सा चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करें विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को लेकर और मे बी पर्सन्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट को लेके एनालाइज़ करें चीज़ों को, फैक्ट पे ज़रूर रखें, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस को लेकर, क्योंकि समटाइम्स इमोशंस के जब आप इमोशनल हो मैं ये नहीं कहता कि आप इमोशनल ना हो, हम सब इमोशनल हैं, विदाउट इमोशंस मेरा ह्यूमन बीइंग इज़ नथिंग, बट समटाइम्स इमोशंस के साथ-साथ आपको फैक्ट चेक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फैक्ट चेक नहीं रखेंगे, तब तक आप चीज़ को उस तरीके से एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे, उस तरीके से वो उसका 360 एंगल नहीं देख पाओगे। आप एक साइड से देख रहे हो, आप 180 एंगल देख रहे हो, आप 90 डिग्री एंगल देख रहे हो, आप 360 एंगल नहीं देख पाओगे, उसका 360 डायमेंशन आपको नज़र नहीं आएगा जब तक आप एनालाइज़ नहीं करें। तो हमारे यहाँ पे एनालाइज़ेशन नहीं है। मुझे लगता है एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। भले उसके बाद भले डीमेरिट्स एंड मेरिट का कॉन्सेप्ट आ जाए, कोटास हट जाए, ठीक है, मुझे आई डोंट माइंड कोटास, लेकिन एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एक सोसाइटी ऐसी बनाना जरूरी है जहाँ पे एनालाइज किया जाए, रिसर्च किया जाए, फैक्ट चेक्स पे बात की जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हल हो जाएंगी। और डिसेबल पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट या डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए मेरा ये है कि अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी है। बहुत मसले होते हैं, हमें हैं और आगे भी रहेंगे। अपनी जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये सोसाइटी मुझे लगता है कि आप हार आपको कोई नहीं हराता जब तक आप 2 कदम अपने पीछे नहीं कर लेते हो। आप अपने 2 कदम जब पीछे कर लेते हो तभी आपको ये सोसाइटी पुश करती है, क्योंकि क्योंकि आप पुश होने के लिए तैयार बैठे हो। आप 2 कदम पीछे ले रहे हो तो इसका मतलब आप पुश होने के लिए तैयार बैठे हो। तो जब तक आप 2 कदम पीछे नहीं लोगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। और रास्ते की उज़ैर ने जो बात की थी कि लोगों ने कहा बीकॉम कर लो, तो मैं तो बस पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है शकीब जलाली का, और मैं उसको बहुत हमेशा अपने साथ रखता हूँ। कुछ चीज़ों में से वो इंस्पिरेशनल है कि हमारे तारुफ के लिए बस ये बात काफ़ी है कि हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। तो आपको अगर डिफरेंटली एबल पैदा किया है, तो बी डिफरेंट। थैंक यू सो मच आशिर, बहुत शुक्रिया आपका। अकरम साहब की तरफ अब मैं जाऊँगा वही कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। कि अकरम साहब, हियरिंग कम्युनिटी के लिए आपका क्या पैगाम है एज़ एन इंडिविजुअल हू इज़ डेफ एंड रिप्रेजेंटिंग द डेफ कम्युनिटी हियर? एक्चुअली एक जो बहुत अहम चीज है वो है एतमाद देना। अगर आपके बच्चे डेफ हैं या कोई भी डिसेबिलिटी है उनको, अगर आप एतमाद देंगे वो आगे चलेंगे। लेकिन हमारे माशरे में जो ये है कि हम बच्चे को उठा कर रखते हैं गोद में, बड़ा भी हो जाए उसको गोद में रखते हैं, उसको हम सपोर्ट बढ़िया करते रहते हैं। खसूसी तौर पर वालिदैन जो है बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, वो मोहब्बत में जो है ओवर प्रोटेक्ट कर देते हैं। ये चीज जो है बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वालिदैन बड़े हो जाते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, अगर वो इंतकाल कर देंगे तो उसके बाद कौन देखभाल कर। अगर आप बच्चों को एतमाद देंगे, उनको अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करने देंगे, तो फिर वो जो है आपके बाद भी अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए मेरा पैगाम सबके लिए ये है कि कोई भी डिसेबिलिटी हो उसको नेगेटिव डालें, ठीक है। डिसेबिलिटी के बावजूद भी लोग काम कर सकते हैं, बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। तो उनको मौका दें, उनको एतमाद दें ताकि वो कुछ कर सकें, ठीक है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अब मैं कंक्लूड करूँगा इस सेशन को। काफ़ी अच्छी नॉलेजेबल गुफ्तगू यहाँ पे हुई। हमने एज अ पैनलिस्ट मैंने बहुत कुछ सीखा, जो कि लिसनर्स ने, हमारे जो ऑडियंस है यहाँ पे जो देख रही है, आई एम श्योर उन्होंने डिसेबिलिटी इंक्लूजन के बारे में काफ़ी सोचा होगा। तो मैं ख़त्म इस नोट पे करूँगा कि लेट्स होप एंड लेट्स विश कि अगला साल भी हमारा इंक्लूसिव तरीके से गुजरे। हम हर अपने ऑफिसेज में, अपने स्कूल्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अस्पतालों में कोशिश करें और सोचें कि अगर हम एज अ एबल बॉडीड पर्सन वहाँ एंटर हो रहे हैं,
तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि वहाँ पे अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी एंटर होगा, तो क्या वो एंटर हो भी पाएगा? हम किसी मॉल में जा रहे हैं, किसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं, किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे वो एंटर नहीं हो सकता, तो क्या ये हुकूक छीने नहीं जा रहे क्या उनसे? उनके लिए रास्ता रोका नहीं जा रहा? तो ये सवाल हमने बहैसियत कौम खुद से करना है, अपने पॉलिटिशियन से करना है और कोशिश करनी है कि पाकिस्तान एक इंक्लूसिव, एक एक्सेसिबल कंट्री बन जाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर 2T2F